हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एडुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू कर रहे हैं बेटा जी विक्ट्री सीरीज। और ये जो विक्ट्री सीरीज है, आप लोगों का जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा फिजिक्स का, उसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब इस विक्ट्री सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को वन शॉट में सारे का सारा मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आप लोगों की थ्योरी होगी, ओके, PYQ होंगे, ओके, एंड साथ में हम करने वाले हैं बेटा जी सैंपल पेपर। क्या करने वाले हैं? सैंपल पेपर को करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड इस वीडियो के अंदर हम वन शॉट में EM वेव को ख़त्म करने वाले हैं। तो जल्दी से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि सबके पास चैनल पहुंच जाए बेटा। एंड एक मुझे भी मोटिवेशन मिले कि बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं एंड लाइक कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे वन शॉट आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। बट आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा बेटा जी, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो सुनील जांगड़ा सर के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं बेटा इंस्टाग्राम पर, सुनील जांगड़ा 26 के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा। तो वहाँ पर आप मुझे टैग कर सकते हैं कि हाँ, मैंने लाइक एंड शेयर किया है और इस वन शॉट को पूरा देख भी लिया है। ठीक है, इस वन शॉट से आप वन शॉट जो मैं करवा रहा हूँ, इस वन शॉट से आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। क्या बनाओ बेटा? शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो इस शॉर्ट नोट्स को आप टैग करो मुझे इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पेटीएम कर सकते हैं। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आती है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है। क्या आता है बेटा जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। वैसे देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसमें 7 वेव होती हैं, ठीक है, तो वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जाने तो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर होते हैं वो चेंज होते हैं साइनसॉइडली। ठीक है, EM वेव आर दोज वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स चेंज साइनसॉइडली। एंड ये एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा जी? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता रहूंगा तुम्हें, ताकि सारी की सारी चीजें तुम्हें समझ में आती रहे। एंड साथ में देखो, यहां पर हमने क्या दिखाया आप लोगों को कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये कौन चल रहा है? ये चल रहा है कौन? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। समझ में आई? इतनी चीजें तो समझ में आ ही गई होंगी। ओके, चलो अब आगे की बात करते हैं। सुनो ध्यान से। अब जब ये दोनों आगे की तरफ चल रही हैं, E और B जब चल रहे हैं, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ जो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, हाँ जी, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, उसके साथ भी ये क्या है? परपेंडिकुलर है। उसके साथ भी क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो समझ में आया कि EM वेव क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर साइनसॉइडली चेंज होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड आगे की तरफ जब वो बढ़ रहे होते हैं तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी बेटा? तो इक्वेशन लिखी जाएगी E इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट जो होता है वो एक तरह से मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो, जो ओमेगा है वो तो कौन है बेटा जी? वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। वो कौन है आप लोगों के पास? वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन है वो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, टी इज व्हाट? टी इज द टाइम। अच्छा, तो जेड कौन है? जेड जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है, तो वो जेड हुआ। अच्छा, यहाँ पे ई एक्स क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो ई है वो एक्स में है, ऐसे चल रहा है, वो एक्स प्लेन के अंदर है। समझ रहे हो इक्वेशन को किस तरीके से लिखना है? ओके, अब बात हुई कि व्हाट इज के। तो के जो होता है बेटा जी, वो वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ये। ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो सिमिलरली आप किसके लिए लिख सकते हो? सिमिलरली आप लिख सकते हो बी के लिए। तो बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन, आगे लिखो के जेड माइनस ओमेगा टी। जेड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे कौन चीज आएगी? यहां पे आएगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को शो करने वाला एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब होता क्या है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन? कई बच्चे तो ये पूछेंगे भाई, जिस दिशा में चल रही होगी, जिस डायरेक्शन में चल रही होगी वेव। ओके, चलो, तो EM वेव हुआ। अब बात करते हैं कि EM वेव का सोर्स क्या होता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 3 नंबर का चैप्टर आना, बट इससे कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारी छूट जाए। तो बेटा जी, अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोर्स क्या होता है EM वेव का। तो सोर्स की अगर हम बात करें
देखो सोर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात या तो एक्सेलरेटेड चार्ज बोल दो या ऑसिलेटिंग चार्ज बोल दो, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाता है, मतलब रेडिएट करता है। मैक्सवेल फाउंड, मतलब मैक्सवेल ने ये चीज देखी थी, फाउंड करी थी कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है या ऑसिलेटिंग चार्ज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है। अब थोड़ा देख भी लेते हैं कि किस तरीके से रेडिएट करता है। तो देखो होगा क्या, चार्ज प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज है जो ऑसिलेट हो रहा है वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, स्पेस के अंदर। जो साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो सबसे पहली बात, ऑसिलेटिंग चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से भी ये प्रोसेस होना चाहिए, मतलब अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बना रहा तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक बनाना चाहिए, ठीक है। तो विच इन टर्न इज ए सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो ध्यान से, देखो सबसे पहले क्या है, चार्ज है ऑसिलेटिंग चार्ज, उसने बनाया किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इसने बना दिया भाई साहब ने मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड ने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये प्रोसेस चलता रहा, ये प्रोसेस चलता रहा। और अभी हम बोल के आए हैं कि ईएम वेव क्या होती है, ईएम वेव क्या होती है, ईएम वेव वो होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर साइनसॉइडली चेंज हो रहे होते हैं। समझ में आया, चल। तो ये होगा आप लोगों के पास क्या बेटा जी, सोर्स ऑफ ईएम वेव। देखो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट ईच अदर, जैसा कि मैंने बोल दिया कि ये रीजनरेट करते रहेंगे एंड कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे ये, ठीक है। एंड वेव जो है वो प्रोपागेट होती रहेगी, मतलब चलती रहेगी, बनती रहेगी। एंड अब बात ये हुई कि जो वेव बन रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग देख सकते हैं बेटा जी, फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा इज म्यू लिखो 1/2 पाई और अंडर रूट में L/C आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही जो फ्रीक्वेंसी होती है, यही फ्रीक्वेंसी होती है हमारे चार्ज की फ्रीक्वेंसी, जो ऑसिलेटिंग चार्ज होता है, जो इसको बना रहा होता है। ओके चलो, तो सोर्स की बात हुई, ईएम वेव की बात हुई। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके मार्क्स इस चैप्टर में दिलवाने के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट। ओके तो सुनो बेटा, सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि ईएम वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। अब ट्रांसवर्स, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ट्रांसवर्स होता क्या है। ट्रांसवर्स का मतलब है कि वो एक दूसरे के, मतलब देखो हमने क्या बोला है कि इसके अंदर कौन कौन होता है, हमने बोला कि इसके अंदर होता है ईएम नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, और साथ में हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक दूसरे के क्या होता है बेटा जी, 90 डिग्री पे होता है। यही होता है ट्रांसवर्स नेचर, यही होता है क्या, ट्रांसवर्स नेचर। आगे देखिएगा ध्यान से, आगे देखिएगा ध्यान से, दीज वेव प्रोपागेट थ्रू स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये प्रोपागेट करती हैं स्पेस के अंदर कितनी स्पीड के साथ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, C = 1/√ε0, सॉरी ये म्यू नोट है और ये एप्सिलॉन नोट। व्हाट इज एप्सिलॉन एंड म्यू नोट, तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो म्यू नोट होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है, बट एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी हम बोलेंगे, और एप्सिलॉन नोट इज द परमिटिविटी हम बोलेंगे। ये परमेबिलिटी है म्यू नोट और ये परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके ठीक है। हमसे कई बार क्या होता है कि जो स्पीड है किसी मीडियम में भी पूछ ली जाती है, तो स्पीड जो होती है ईएम वेव की किसी मीडियम के अंदर वो कितनी होती है, वो होती है इस तरीके से, मतलब सेम है जैसे कि यहाँ पे है वही है, लेकिन यहाँ पे ये वैक्यूम स्पेस में बात हो रही है और यहाँ पे किसी मीडियम के अंदर बात हो रही है। ओके चलो अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट आप लोगों के पास एक रिलेशन जो पेपर में आ जाता है और उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। रिलेशन ये पूछा जाएगा, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो आपको रिलेशन बता देना है इस तरीके से कि E0/B0 = C होता है। ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बता रही है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिस्क्राइब बाय द वेक्टर S, जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। अच्छा तुम्हें कोई पूछ ले व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, तो तुम्हें सिंपल सी बात बोलनी है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है वो फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को शो करता है, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखना है। ठीक है बेटा जी, देखो मैं आप लोगों को ये सारे के सारे फॉर्मूला की डेरिवेशन भी करवा सकता हूं, लेकिन हमारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का ये हमें करना है। ठीक है 3 नंबर का ही करना और 3 नंबर का ये आना है, मतलब
इसी तरीके से। तो इतनी बड़ी चीजें हमें पढ़नी नहीं है, जो चीज हमारे सिलेबस में है, कोर्स में वही हम पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लेना। हाँ, खास चीज क्या है कि आप लोगों को ये, जैसे मैं एसआई यूनिट्स बता रहा हूं तो इन एसआई यूनिट्स को भी याद कर लेना है, ठीक है। तो मजा आएगा इसमें। ओके, आगे देखेगा। नेक्स्ट क्या आता है बेटा जी आप लोगों के पास? नेक्स्ट है एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यहां पे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तुमसे ये पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस तरीके से डिवाइड होती है ईएम वेव में। तो तुम्हें बोलना है कि कैसी होती है? इक्वली डिवाइड होती है। कैसी डिवाइड होती है? इक्वली डिवाइड होती है। एंड मैं एक बात बोलूंगा कि इस वन शॉट को देखने के बाद तुम्हें क्या नहीं करना? एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं करनी है। ओके, चलो। अच्छा, डेंसिटी की बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी की। द एनर्जी डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी पर वॉल्यूम है, ध्यान से सुनना। हाँ जी, एनर्जी पर वॉल्यूम, मतलब नीचे मैं लिख दूं वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। तो ये अलग अलग हम लिख लेंगे। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो बेटा जी इसको याद करना है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वैक्यूम में किस तरीके से लिखा जाएगा? 1/2, और साथ में आपको मल्टीप्लाई में लिखना है एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ई स्क्वायर इज व्हाट? ई स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड में बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट लिखना आप लोगों को। ओके, सो आई होप कि अभी तक की जितनी प्रॉपर्टी हमने समझी है वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ओके, क्लियर है? बताओ फटाफट से बताओ। ठीक है, चलो अब सुनो। नेक्स्ट आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है वो किसके काम होता है? यहाँ पे ऑप्टिकल इफेक्ट्स के काम आता है। ऑप्टिकल इफेक्ट समझते हो ना? लाइट जो आंखों के साथ डील कर रही होती है, मतलब वैसे तो जितनी भी लाइट है वो डील करेगी आंखों के साथ, लेकिन एक विजिबल लाइट जो होती है हमारी, उससे हम क्या देख रहे होते हैं? पूरा एक वर्ल्ड, संसार देख रहे होते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो आप लोगों को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो E अपॉन ए इंटू टी। ए इज व्हाट? ए इज द एरिया एंड टी इज द टाइम। सुनो ध्यान से, दोबारा से समझते हैं कि जो इंटेंसिटी है ईएम वेव की वो क्या है कि एनर्जी क्रॉस करे पर यूनिट एरिया को पर यूनिट टाइम में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए, तो आई होप कि इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव आप लोगों को समझ में आ गया। एंड अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी हमने की है वो सारी की सारी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। अच्छा, क्या होगा कि जब ईएम वेव है वो जा रही है, वो टकरा रही है, ठीक है, या तो ये होगा कि वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी या टोटली ऑब्जर्व्ड हो जाएगी, कुछ ऐसा होगा ना। चलो, इसमें क्या होगा कि लीनियर मोमेंटम जो होगी वो ईएम वेव की लिखी जाती है P इज इक्वल टू यू अपॉन सी। तो यू कौन है? यू अभी हम दिखा के आए आप लोगों को। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी से बोला जाता है। इसको किससे बोला जाता है बेटा? इसको ये ना एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जो P इज इक्वल टू यू बाई सी हमने लिखा वो दो तरीके से है। या तो क्या होगा कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी जिस सरफेस पे ईएम वेव जा रही है। अगर ईएम वेव गई, मान लो यहाँ पे ईएम वेव गई इसके पास और ये कंप्लीटली यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो गई, तो जैसे यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू यू बाई सी लिखेंगे। एंड इसकी जो डेरिवेशन होती है ना, हमने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में पढ़ी हुई है, ठीक है। अब की बार जब हम वन शॉट करेंगे, अभी 2-3 दिन में उसका भी वन शॉट अपलोड हो जाएगा, तो उसमें मैं आप लोगों को ये वाली डेरिवेशन भी करवा दूंगा, सो डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इफ ए वेव इंसिडेंट ऑन ए टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग मतलब पहले जाए और फिर आए, तो इसलिए 2 टाइम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स आ गया, 2u अपॉन सी आ गया। ओके, ठीक है। चलो, तो जो ईएम वेव थी वो किसने कंफर्म करी थी बेटा जी? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ने, या हर्ट्ज ने बोलो, और 1888 के अंदर करी थी, ठीक है। तो अभी तक हमने कर लिया है ईएम वेव, उसके सोर्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज को। तो मेनली चीजें हमने पढ़ ली हैं, मेन चीजें पढ़ ली हैं। और अब चलते हैं स्पेक्ट्रम की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं स्पेक्ट्रम की तरफ। ज्यादा बड़ा वन शॉट नहीं रहेगा, बहुत छोटा वन शॉट है, आधे घंटे से कम का भी वन शॉट है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज है, सुनो भी ध्यान से। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ईएम वेव, देखो जो ईएम वेव है, मैंने पहले ही बोल दिया था तुम्हें कि जो ईएम वेव वो कितनी है बेटा जी, 7 है, ठीक है। तो इनकी एक अरेंजमेंट बनाना, ठीक है, किस बेस पे, या तो हम इसको फ्रीक्वेंसी के बेस पे बनाएंगे, किसके बेस पे बनाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के बेस पे हम रख रहे होंगे, ठीक है। हम मान लो किसी भी चीज की जब लाइन बना रहे होते हैं, ठीक है, सीक्वेंस बना रहे होते हैं, या किसी सामान को जब हम रख रहे होते हैं तो हम उसको साइज के अकॉर्डिंग रख रहे होते हैं ना। कई बार ये तो नहीं होता ना कि नीचे मान लो छोटी बुक है, मान लो ये कोई छोटी बुक है, ये छोटी बुक है, इसके ऊपर बड़ी बुक, फिर छोटी बुक, ऐसे तो नहीं रखेंगे ना। हम ऐसे रखेंगे बड़ी बुक फिर छोटी, छोटी, ऐसे चलता जाएगा, बड़ी फिर से छोटी, फिर से छोटी, फिर से छोटी, ऐसे हो सकता है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हम या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के हिसाब से ईएम वेव को रख रहे होंगे। अब ये ऑर्डर सिर्फ एक चीज का नहीं है, दो चीजों का होगा। कैसे, या तो वेवलेंथ की बात करेंगे या फ्रीक्वेंसी की। तो जिस स्पेक्ट्रम में मतलब जिस ऑर्डर में हम रख रहे होंगे, जो वो ऑर्डर होगा उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम, उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम को एनसीईआरटी की बुक से हमने लिया है, तो उसको देख लेते हैं। ये रहा, देखो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया स्पेक्ट्रम। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग है और यहां पे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। देखिएगा यहां पे सारी के सारी रेज को बीच में समझाया गया। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम्हें क्वेश्चन किस पे आता है, तुम्हें क्वेश्चन आएगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किस पे क्वेश्चन आएगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएगा, वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। किस कलर पे है, हाँ जी, किस कलर पे है उस पे क्वेश्चन आएगा। तो सारी की सारी चीजें यहीं पे दी हुई है। आप लोगों को देखना है कि जो गामा रेज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक है, एक्स रेज जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक है। मैं तुम्हें अभी यहां पे बताने को बैठ जाऊंगा, हाँ भाई इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 10⁻23 से कितनी होती है, 10⁻16 17 18 ऐसे होती है। लेकिन बेटा याद करनी है आप लोगों को वो, ठीक है। तो इसको ढंग से देखना एक बार, एक्सरे के लिए, अल्ट्रावायलेट के लिए, विजिबल के लिए, इंफ्रारेड के लिए, माइक्रोवेव्स के लिए, शॉर्ट रेडियो वेव्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो रेडियो वेव है वो शॉर्ट्स हैं या लॉन्ग है, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए लॉन्ग रेडियो वेव्स। अब कलर भी आ जाते हैं, ठीक है। जब वेवलेंथ पूछेंगे ना तो वेवलेंथ के साथ कलर भी आ जाते हैं। तो कलर ये रहे, देखो अगर वेवलेंथ 400 और 450 के बीच में आती है तो आप लोगों को वॉयलेट बोलना है, 450 और 500 के बीच में आती है तो ब्लू बोलना है, ठीक है। और इसके लिए हम ट्रिक भी लेके आएंगे, एक शॉर्ट मैं इसके ऊपर डालूंगा, ठीक है, शॉर्ट डालूंगा इसके ऊपर, तो आप लोगों को ट्रिक भी पता लग जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो ग्रीन होगा कब, 500 से 550 के बीच में, फिर 600 तक येलो रहेगा, फिर ऑरेंज रहेगा, फिर रेड रहेगा। या तो सिंपल सा याद कर लो कि भाई 400 से शुरू होंगे और विब ग्योर तो नहीं, विब ग्योर ऐसे बना लेंगे। वैसे तो 7 कलर होंगे लेकिन हम 6 कलर को कवर कर रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि किसको, वॉयलेट को, ब्लू को, ग्रीन को, येलो को, ऑरेंज को और रेड को। आई को छोड़ देंगे हम यहाँ पे, ओके। तो बाकी सारे के सारे कलर आप लोगों को याद हो जाएंगे। 400 से शुरू करो, सिर्फ 50-50 का डिफरेंस है, ऑटोमेटिकली आप लोगों को ये चीज याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुई किसकी बारी, स्पेक्ट्रम की बारी। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक और टेबल आप लोगों को मिलेगी जिसमें हम देखेंगे कि देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बताया, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि जो ईएम वेव है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हुई है। हमने बोला ऑसिलेटिंग चार्ज, ठीक है, या एक्सेलरेटेड चार्ज, उसने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने बनाया मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो ये चल रहा प्रोसेस। लेकिन ये जो 7 वेव्स हैं ये अलग अलग किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा। तो बेटा जी यहाँ पे ये सारी की सारी रेडियो वेव्स लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी रेडियो वेव लिखी हुई हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लिखता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, ठीक है। तो ये विजिबल लाइट जो होती है हमारी, सिंपल लाइट भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यू मतलब अल्ट्रावायलेट, एक्स इज मतलब एक्स रेज, एंड जी इज मतलब गामा रेज, और आर इज मतलब रेडियो, एम इज मदर, सॉरी मदर मतलब एम माइक्रोवेव, और आई इज इंफ्रारेड। तो यहाँ पे सीक्वेंस याद करने के लिए अंकल वाला जो ये फॉर्मूला है, राहुल्स मदर्स इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, ये आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसे बनता है भाई, पीवाईक्यू कैसे बनेगा। क्वेश्चन ये है कि पीवाईक्यू, पीवाईक्यू मत बोलो, आप बोलो कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्वेश्चन आएगा कैसे। तो आपसे क्वेश्चन आता है डिडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर,
कि जो रेडियो वेव है वो कैसे प्रोड्यूस करी जाती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स, ओके। और डिटेक्शन किससे होती है, रिसीवर सिग्नल से हो जाती है। सिमिलरली माइक्रोवेव तुमसे पूछेंगे कि किस तरीके से होते हैं, तो तुमने बोलना है क्लिस्ट्रॉन वॉल्व या फिर मैग्नेट्रॉन वॉल्व में होता है। तो सिमिलरली बेटा जी आप लोगों को बाकी जितनी भी बची हुई वेव्स हैं सभी के लिए ये प्रोडक्शन याद कर लेनी है, ये प्रोडक्शन याद कर लेनी है। एक बार सबको पढ़ लेते हैं। जैसे कि इंफ्रारेड है, तो इंफ्रारेड के लिए वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल से ये प्रोड्यूस होती हैं। और लाइट की अगर हम बात करें, लाइट मतलब विजिबल लाइट की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, सॉरी इंफ्रारेड बात कर ली हमने, कर ली शायद, हाँ। तो लाइट की बात करते हैं अभी। तो लाइट क्या है बेटा जी, अभी लाइट है कि इलेक्ट्रॉन इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ओके। अगर हम यूवी रेडिएशन की बात करें तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। एक्सरे की अगर हम बात करें तो एक्सरे ट्यूब और इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इन सब की वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है किसका, जो ये अलग अलग वेव्स हैं इन सब का, ओके। तो गामा रेस रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस, ये तो सिंपल है, बहुत सबको याद रह जाती होगी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना पोर्शन जो है बेटा जी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेक्शन को एक बार नजर मार लेना, वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन प्रोडक्शन पे 101% क्वेश्चन आएगा, मेरे से लिखवा के ले लीजिए आप। प्रोडक्शन पे 101% क्वेश्चन आएगा, मेरे से आप लिखवा के ले लीजिए, ये गारंटी है, प्रोडक्शन पे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चलो अब आते हैं यूजेस ऑफ ईएम वेव। तो यूजेस ऑफ ईएम वेव के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलो तो 7 वेव है आप लोगों के पास, कितनी वेव है, 7 वेव है। तो पहले हम बात करें किसकी, राहुल्स मदर विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन में राहुल सबसे ऊपर, मतलब आर रेडियो वेव सबसे ऊपर आता है। तो बेटा जो रेडियो वेव होती है क्या होती हैं, रेडियो वेव बेसिकली कैप्चर्स रेडियो वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय रेडियो स्टेशन। मतलब कौन कैप्चर करता है, रेडियो कैप्चर करता है, अब ये लोग ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो रेडियो वेव कैन ऑल्सो बी एमिटेड बाय गैसेज एंड स्टार्स इन स्पेस। रेडियो वेव आर मेनली यूज्ड इन टीवी मोबाइल कम्युनिकेशन। किसमें यूज होती है बेटा जी, ये टीवी मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होती है। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। समझ में आया, रेडियो वेव के बारे में समझ में आया। देखो पिछले में हमने डिटेक्शन भी बताया, प्रोडक्शन भी बताया, तो यहां पे भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा कर लो कि जो रेडियो होता है वो रेडियो वेव को कैप्चर करता है, ठीक है। और रेडियो वेव जो होगी कैन ऑल्सो बी एमिटेड बाय गैसेज एंड स्टार्स इन स्पेस, क्योंकि रेडियो वेव जब तुम रेंज पढ़ोगे ना तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से इनका प्रोडक्शन हो रहा है, ओके। तो यूज पढ़ लो अभी के लिए कि किस में यूज होती हैं ये, टीवी या फिर बोलो मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर यूज हो रही होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रोवेव्स की, किसकी बात करें, माइक्रोवेव्स की, तो दिस टाइप ऑफ रेडिएशन इज फाउंड इन माइक्रोवेव्स। किसमें पाई जाती हैं, ये माइक्रोवेव में पाई जाती हैं। एंड ये किसमें हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती हैं, हेल्प्स इन कुकिंग एट होम ऑफिस। इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स टू डिटरमाइन एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ नियर बाय गैलेक्सीज एंड स्टार्स, ठीक है। तो आप लोगों को यूज याद रखने हैं। मैंने पहले ही बोला है कि ईएम वेव के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके का आता है, प्रोडक्शन पूछ ली जाती है, यूज पूछ लिया जाता है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेंज पूछ ली जाती है, ओके। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इंफ्रारेड। हाँ जी, नेक्स्ट है इंफ्रारेड वेव के बारे में। तो इंफ्रारेड वेव क्या है, इट इज यूज्ड वाइडली इन नाइट विजन गॉगल्स, ठीक है। कब यूज होती है ये, नाइट विजन गॉगल्स के लिए यूज होती हैं। दीज डिवाइस कैन रीड एंड कैप्चर द इंफ्रारेड लाइट एमिटेड बाय आवर स्किन एंड ऑब्जेक्ट विद हीट। मतलब इनको हीट वेव्स भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको, हीट वेव्स भी बोला जाता है, ओके। हीट वेव्स इतना याद रखना, हीट वेव्स भी इनको बोला जाता है, ओके। इन स्पेस इंफ्रारेड लाइट हेल्प्स टू मैप द इंटरस्टेलर डस्ट। कितनी चीजें देखो यहाँ पे पता लग रही हैं, कि कितनी चीजें आप लोगों को पता लग रही है, देखो ध्यान से। These devices can read and capture the infrared light emitted by our skin and object, ठीक है। और नाइट विजन में काम आ रही है। और स्पेस के अंदर इंफ्रारेड लाइट जो है वो हेल्प कर रही है मैपिंग के लिए, एक तरह से किसकी मैपिंग के लिए, इंटरस्टेलर डस्ट की मैपिंग के लिए, ठीक है। एक्सरे की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल है, मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज होती है। हड्डी टूट गई है या दांत का ऑपरेशन करवाने जाते हैं, आरसीटी करवाने जाते हैं, तो सबसे पहले हम एक्सरे को यहाँ पे देख रहे होते हैं, मतलब एक्सरे की हेल्प से ही हम स्ट्रक्चर को समझ रहे होते हैं कि अंदर से वो कैसा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
X-ray can be used in many instances. For example, a doctor can use an X-ray machine to take an image of our bone और teeth, मतलब हड्डी या दांत की इमेज लेनी पड़ती है कि किस तरीके से वो टूटा हुआ या खराब है, ठीक है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी, पर्सनल यूज़ के लिए जहाँ पे वो सामान हमारा रखा जाता है, वो चल रहा होता है, ट्रैवलिंग मशीन जो होती है उस पर चल रहा होता है, बैग रखे रहते हैं, तो उसमें वो स्कैन होता है। कौन सी रे होती है बेटा? एक्स रेज होती है, ठीक है। तो इस तरह की सब चीजें यूजेज आप लोगों को याद रखने हैं। और ये लास्ट है आप लोगों के पास, ठीक है। इसके बाद जो एम्पियर मैक्सवेल्स की इक्वेशन है सिलेबस में नहीं है, बट मैं अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं उसको। ओके, चलो सुनो ध्यान से। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? गामा रेज पढ़ेंगे। तो गामा रेज क्या है? इट हैज वाइड एप्लीकेशन इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में इनका सबसे ज्यादा यूज है, या आप बोलो कि ज्यादा रेंज तक इनको यूज किया जाता है। गामा रे इमेजिन इज यूज टू सी इनसाइड आवर बॉडी, मतलब वो देखा आपने सीटी स्कैन बोलते हैं, ठीक है, एमआरआई होती है, तो वो सारा क्या हमारी बॉडी के अंदर झांका जाता है, किनकी हेल्प से? गामा रेज की हेल्प से, ठीक है। और साथ में क्या भी, द यूनिवर्स इज द बिगेस्ट गामा रे जनरेटर ऑफ ऑल, मतलब जो यूनिवर्स है वो सबसे बड़ी चीज है गामा रेज को जनरेट करने वाली, ठीक है। ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है। यूवी की बात करें, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करें, तो इसके लिए जो सन है वो मेन सोर्स है यूवी रेडिएशन का, और इसकी वजह से, यूवी रेडिएशन की वजह से एक डेंजर चीज भी होती है, वो क्या है? कॉजेज स्किन टैनिंग और बर्न्स, इवन कैंसर भी हो जाता है बेटा, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ ये बोला कि स्किन टैनिंग, ठीक है। टैनिंग से क्या होता है कि जैसे हम धूप में निकलते हैं ना, तुमने देखे होंगे वो अंग्रेज होते हैं जब, और वो बीच पे जब होते हैं तो उनके कपड़ों के निशान उन पे लगे रहते हैं, कहीं से वो बिल्कुल वाइट होते हैं और कहीं से थोड़े से हल्के से डार्क होते हैं, हल्के से डार्क होते हैं, वो क्या होती है? उनके ऊपर टैनिंग, ठीक है। साउथ की साइड अगर हम देखें, जो मतलब हम ये बोले यूरोप की साइड, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरीके से तो वहाँ पे क्या होता है? टैनिंग होती। तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी तुम देख लो, मेरा भी पसीने से बुरा हाल हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं है, तो इसलिए तुम्हारे लिए वन शॉट बनाना जरूरी था, ठीक है। हॉट मटेरियल्स दैट आर इन स्पेस ऑल्सो एमिट यूवी रेडिएशन यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर। तो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ किसमें यूज होती हैं, किस तरीके से ये बनती हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है, डिटेक्शन हमने पहले ही पढ़ ली है। ओके, लास्ट आता है हमारे पास विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट क्या है? विजिबल लाइट कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर आइज। तो विजिबल लाइट मतलब अपनी आंखों से हम देख सकते हैं, और ये किसके काम आती है? जो वर्ल्ड है उसको देखने के काम आती है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ऐसा खास नहीं था। ओके, तो बेटा जी ये था हमारा आज का वन शॉट विक्ट्री सीरीज, हमने आज शुरू करी है। क्या शुरू करी है? विक्ट्री सीरीज। तो इस विक्ट्री सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को वन शॉट दूंगा हर एक चैप्टर के। टर्म 2 के जो एग्जाम होगा ना फिजिक्स का, उसको मिलके फोड़ेंगे, ठीक है, मिलके एक साथ खत्म करेंगे उसको, ठीक है। तो बढ़िया वाले नंबर लेके आने हैं, बट इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है, पूरा देख लेना। और बेटा जी अगर इस वीडियो को पूरा देख लो और वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मेरी तरफ से वीडियो आएगी ना तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। सो अभी क्या करना है, इस वन शॉट को अगर देख लिया है तो इसके बाद तुमने थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा के देख लिए हैं, लेकिन पीवाईक्यू मैं करवाऊंगा, सो डोंट वरी। ओके, चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। एंड आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में।